नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ आज दृष्टि की घटना चक्री जो मैगजीन है ईयरली के करंट अफेयर के साथ। ठीक है, तो इसमें आपको पता होगा कि 1 सितंबर 2023 से लेकर 30 सितंबर 2024 तक के सारे करंट अफेयर्स संकलित हैं। ठीक है, जो ये आई दृष्टि की मैगजीन है। ठीक है, यह जो आपकी क्लास चल रही है मैगजीन की जो करंट अफेयर की, ये आगामी पेपर यूपीपीसीएस के प्री, बीपीएससी का प्री और यूपीपीसीएस के जो आरओ का पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और बहुत अच्छे से इसमें से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं या फंसने वाले हैं। ठीक है, एक इनिशिएटिव हमारा और चल रहा है करंट अफेयर का जो कि मंथली मैगजीन का है। क्रॉनिकल मैगजीन जो मंथली वाली होती है उसको भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी साथी प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखे हैं, आज से पहले 6 वीडियो हो चुकी हैं, तो जो साथी पिछले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके वो देख सकते हैं और उसको ज़्यादा ज़्यादा देख सकते हैं और उसको रिविजन भी कर सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है, आप उन्हीं को बाद में पढ़ सकते हैं। वैसे हम पढ़ाने के टाइम तो सब कुछ पढ़ाते हैं, लेकिन जब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो अंडरलाइन किए हुए हैं, तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो खाली अंडरलाइन का ही नोट बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको पता ही है 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 तक की क्लास है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, जो डिस्क्रिप्शन है चैनल का, वहाँ पे सारे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के मिल जाएंगे, चाहे इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, चाहे व्हाट्सएप चैनल हो, चाहे जो कहीं पे भी हमारा चैनल है, वो सारे लिंक आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास के अंदर 4 टॉपिक को हम कवर करते हैं प्रत्येक वीडियो में, और आपको पता होगा कि यह क्लास आपकी मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और फ्राइडे 4 डेज और 4 क्लास आती है इसमें एक हफ्ते में। ठीक है, तो इसको हम आगामी जो पेपर आपका आने वाला है पीसीएस का, चाहे आरओ दिसंबर में होने वाला ना, उससे पहले हम इसको अच्छे से फिनिश कर लेंगे और अच्छे से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप टेंशन ना लीजिए, इसको अच्छे से हम कवर कर देने वाले हैं। ठीक है, तो हम कहाँ तक पढ़ चुके हैं वो उसको देखने वाले हैं हम। तो आज का 4 टॉपिक हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको हम देखने जा रहे हैं। देखिए, ये सब हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। आगे बढ़ते हैं, ये सब भी संविधान हत्या दिवस ये सब पढ़ चुके हैं। इंडिया एआई मिशन ये भी पढ़ चुके हैं। दूरसंचार अधिनियम ये भी पढ़ चुके हैं। लोक परीक्षा साधन अधिनियम, हाँ ये वाला हम पढ़ चुके हैं। मोदी 3.0 ये यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आज हम पढ़ने वाले हैं 4 पॉइंट हमारे हैं। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं अभी 2024 में ही। लोकसभा के इलेक्शन के साथ 4 राज्यों के विधानसभा के भी चुनाव हुए हैं, तो उनके बारे में भी हमको पढ़ना होगा। वहाँ पे कौन मुख्यमंत्री बना, कौन डिप्टी सीएम बना, या उस राज्यों के कितने सीटें हैं। ठीक है, तो आपको देखिए इलेक्शन में जो 4 राज्यों के चुनाव हुए हैं लोकसभा के साथ, उनको भी ध्यान रखना है, और जो अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं हरियाणा के और जम्मू कश्मीर के, तो इनको भी ध्यान रखना है, और महाराष्ट्र और उसके भी, झारखंड के भी चुनाव होने वाले हैं। तो ये 4, 5, 6 चुनाव जो हैं इनमें से क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। इनको सीटें, लोकसभा सीटें कितनी है, राज्यसभा सीटें कितनी है, कौन जीती, कौन हारी, कौन मुख्यमंत्री बना, तो ये सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 4 लोकसभा, ये पहला है 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव, इसको देखेंगे आप। उसके बाद धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी, एक अंतर्देशीय विश्लेषण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम, इसको हम पढ़ेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, और उसके बाद सेला सुरंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह 4 पॉइंट है आपका, ये 4 पॉइंट आज हम पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो पहला पॉइंट हम शुरू करते हैं अपना, जो 4 राज्यों में चुनाव हुए उनसे ही हम आज क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो 4 राज्यों में चुनाव हुआ थे। 4 राज्यों में कौन कौन से, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, सिक्किम में 4 जगह पे लोकसभा के साथ चुनाव हुए हैं। ठीक है, 4 राज्यों में। ठीक है, तो पहले हम आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ने वाले। आंध्र प्रदेश की कौन सी विधानसभा चुनाव हुआ, तो 15वीं विधानसभा का चुनाव हुआ। ठीक है, 12 जून 19 से 11 जून 2024, 19 से लेकर 11 जून 2024 तक। ठीक है, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी इसमें, 175 सीट है। कहाँ पे, आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, जैसे 29 सीटें एससी के लिए हैं, 7 सीटें एसटी के लिए, उम्मीदवारों के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के 175 सीटें हैं ना, इसमें 175 सीटों वाली विधानसभा के चुनाव 13 मई को किया गया। 13 मई को संपन्न हुआ, 13 मई को चुनाव हुआ, 4 जून को इनका मतगणना हुआ। ठीक है, आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 में
तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जनसेना पार्टी का एनडीए का गठबंधन भारी जीत हासिल किया। ठीक है, तो एनडीए ने यहाँ पे जीत हासिल की है, जिसमें 3 पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और आपका जनसेना पार्टी पवन कल्याण की। ठीक है, इन्होंने किसको बाहर किया सत्ता से, तो जबकि सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथू कांग्रेस पार्टी YSRCP को करारी हार मिली है। ठीक है, तो जो जगन मोहन रेड्डी की YSRCP पार्टी है उसको इन्होंने हार का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो 12 जून 2024 को एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, एन नारा चंद्रबाबू नायडू 12 जून 2024 को। लोकप्रिय तेलुगु अभिनेता जनसेना पार्टी के संस्थापक पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने हैं। तो आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं, आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश का उप मुख्यमंत्री जो जनसेना पार्टी के अध्यक्ष हैं कौन, पवन कल्याण बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार चीफ मिनिस्टर बने हैं आंध्र प्रदेश के, चौथी बार। ठीक है, 2 बार संयुक्त आंध्र प्रदेश में और 2 बार विघटित आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ओडिशा का चुनाव हुआ, तो ओडिशा के चुनाव का क्या हुआ, 16वीं विधानसभा का चुनाव हुआ ओडिशा का। ठीक है, इसमें कितनी सीटें हैं, 147 सीटें हैं। एससी के लिए 47 सीटें, एससी के लिए 24 सीटें, एसटी के लिए 33 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि इसमें मतगणना कब हुआ, 4 जून को हुआ। ठीक है, सर्वाधिक सीटें किसने पाई, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक 78 सीटें जीतकर सामान्य बहुमत से जीत हासिल की। बीजू जनता जो सत्तारूढ़ पार्टी थी उसको नवीन पटनायक की पार्टी को 24 सालों बाद शासन से अंत हुआ। ठीक है, तो जो 24 साल के बाद बीजू जनता दल की सरकार ओडिशा से चली गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी वहाँ पे ओडिशा के अंदर। ठीक है, 12 जून 2024 को भुवनेश्वर में ओडिशा में आयोजित एक समारोह में मोहन चरण मांझी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में चरण लिया। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी के मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री बने। तो मोहन चरण मांझी नए मुख्यमंत्री बने, कहाँ के, ओडिशा के मोहन चरण मांझी। और 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो कनकवर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कहाँ के, आपके ओडिशा के। तो आपको यहाँ पे उप मुख्यमंत्री भी याद रखना है, तो कनकवर्धन सिंह देव और प्रावती परिदा उप मुख्यमंत्री बनाई गई है, कहाँ की, ओडिशा की। ठीक है, बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में पहली बार अपने दम पर बहुमत हासिल किया। तो बीजेपी का पहली बार वहाँ पे बहुमत से जीती है ओडिशा में। ठीक है, सरकार बनाई अपना। अब तीसरा चुनाव आपका हुआ है अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में 7वीं विधानसभा का चुनाव हुआ 3 जून 2024 से लेकर 2 जून 2024 तक। 60 सीटें हैं, जिसमें 59 सीटें एसटी के लिए रिजर्व हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 50 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों हेतु चुनाव एक ही चरण में 19 अप्रैल को हुआ। तो 50 सीटों पर चुनाव, देखिए 60 सीटें 50 पे क्यों हुआ अभी आगे बता रहे हैं। तो 50 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हुआ 19 अप्रैल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्यानतव्य कि 10 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने निर्विरोध जीत की। तो 60 में से 10 विधानसभा सीटें बीजेपी ने, भारतीय जनता पार्टी ने निर्विरोध जीत ली थी पहले ही। ठीक है, इलेक्शन से पहले ही। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल 46 सीटें जीतकर बीजेपी बहुमत प्राप्त किया। तो 46 सीटों के साथ बीजेपी ने अरुणाचल प्रदेश में बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, ईटानगर में पेमा खांडू तीसरे कार्यकाल के लिए अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। तो पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री बने। ठीक है, चोमना वीन उप मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो बस आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चोमना वीन उप मुख्यमंत्री बने हैं, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, चौथा आपका इलेक्शन हुआ आपका सिक्किम विधानसभा में। ठीक है, तो सिक्किम विधानसभा का चुनाव हुआ। चौथा कहाँ पे हुआ आपका, सिक्किम विधानसभा का चुनाव हुआ। तो सिक्किम में क्या हुआ, देखिए चोमना मीन बने हैं वहाँ के उप मुख्यमंत्री अरुणाचल प्रदेश के। सिक्किम का चुनाव हुआ, तो सिक्किम में 10वीं विधानसभा का चुनाव हुआ। 10वीं विधानसभा का चुनाव हुआ, 32 सीटों पर इलेक्शन हुआ। 2 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 2 सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है इसमें। ठीक है, निर्वाचन हुए 19 अप्रैल को संपन्न हुआ इसका निर्वाचन। 2 जून 2024 को घोषित चुनाव परिणामों के अनुसार 2 जून 2024 को, देखो 2 जून को इसका रिजल्ट आ गया सिक्किम का। 2 जून 2024 में घोषित चुनाव परिणामों के अनुसार मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा भारी जीत के साथ लगातार दूसरे स्थान पर हिमालयी राज्यों में सिक्किम में सत्ता प्राप्त करने का सफल रहा। ठीक है, तो कौन सा जीता है, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने यहाँ पे बहुमत हासिल किया है, जिसके अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग आपके मुख्यमंत्री बने हैं सिक्किम के। ठीक है,
10 जून 2024 को सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष प्रेम सिंह तमांग गंगटोक में आयोजित लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। ठीक है, तो आपको बस अभी याद होना चाहिए कौन मुख्यमंत्री बना, कौन मंत्री बना, कितनी सीटें हैं, किसको बहुमत आया, आपको इतना मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 7 मई 2024 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा एक अध्ययन में प्रकाशित किया गया कि इस अध्ययन को धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिस्सेदारी एक अंतर्देशीय विश्लेषण 1950 से 2015 के नाम से प्रकाशित किया गया। इस रिपोर्ट में विश्व भर में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर एक विस्तृत अंतर्देशीय विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। अल्पसंख्यकों की स्थिति 65 वर्षों की अवधि में किसी देश की जनसंख्या में उसकी बदलती हिस्सेदारी के पदों में मापा जाता है। इस रिपोर्ट में उन 167 देशों का ध्यान केंद्रित किया गया जिसमें 1950 में बहुसंख्यक धार्मिक जनसंख्या की कुल जनसंख्या की हिस्सेदारी 50% से अधिक थी। 1950 से 2015 के मध्य भारत में कुल जनसंख्या हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी आई। ठीक है, 1950 से लेकर 2015 तक कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी में 7.82% की कमी आई है हिंदुओं की हिस्सेदारी में 1950 से लेकर 2015 के। ठीक है, जबकि कुल मुसलमानों की और ईसाइयों की जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, तो जो अल्पसंख्यक आबादी है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, उनकी आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी 1950 से लेकर 2015 के बीच में 7.82% घटी है, 7.82% घट चुकी है। ठीक है, 1950 में भारत में बहुसंख्यक हिंदू समुदाय की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या कितना थी? 1950 में कितनी जनसंख्या थी? 84.68% आपकी हिस्सेदारी थी हिंदुओं की। वही वो घटकर 2015 में 78.6% हो गई है। तो 78.6% हो गई है 84.68 से। ठीक है, तो मतलब 7.82 का घटा आया है। ठीक है, वर्ष 1950 में कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी, देखिए 1950 में कुल जनसंख्या में मुस्लिम आबादी कितनी थी? तो 9.84% थी। 2015 में बढ़कर कितना हो गई है? 14.09%। 14.09%, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 14.09% हो गई है। मतलब कि लगभग 5-6% इन्होंने अपनी आबादी को बढ़ा लिया 1950 से लेकर 1915 तक। ठीक है, यह बढ़ोतरी भारत और मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी में वर्ष 1950 से लेकर 2015 के बीच में 43% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो जो मुस्लिम आबादी की 43% की वृद्धि लगभग हुई है 1950 से लेकर 2015 के बीच में। ठीक है, भारत में ईसाई आबादी में लगभग 2.24% से बढ़कर 2.36% हो गया। ठीक है, तो ईसाई आबादी कितनी बढ़ी है? ईसाई आबादी 2.24% बढ़कर 2.36% हो गई, जो 1950 से 2015 के बीच में 5.3% की वृद्धि हुई है। ठीक है, 5.3% की वृद्धि हुई है। सिखों की आबादी भी बढ़ी है। सिख आबादी 1950 में 1.24% से बढ़कर 2015 में 1.85% हो गई। ठीक है, तो सिख आबादी 1.24% थी और 2015 में 1.85% हो गई है। सिख आबादी इस अवधि के दौरान 6.58% की वृद्धि हुई है। 6.58% की वृद्धि हुई है, मतलब कि हिंदुओं को छोड़कर सबकी आबादी में वृद्धि हुई है और हिंदुओं की आबादी में 7-7.5% की लगभग कमी हुई है 1950 से लेकर 2015 के बीच में। ठीक है, 1950 से लेकर 2015 की अवधि में बौद्ध जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तो बौद्धों की जनसंख्या में कितनी गई? 0.05% से 2015 में बढ़ के 0.81% हो गई है बौद्धों की जनसंख्या। ठीक है, लेकिन जैनों की आबादी में क्या हुई है? भारत में जैन समुदाय की हिस्सेदारी 1950 में 0.45% से घटकर 0.36% हो गई। 0.36, मतलब कि जैनों की आबादी भी घटी है। हिंदुओं और जैनों की आबादी घटी है, बाकी का बौद्ध, ईसाई, सिख और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है भारत के अंदर 1950 से लेकर 2015 के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको देखेंगे आप। ठीक है, पांच गैर मुस्लिम देशों में से म्यांमार, भारत और नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई है, जबकि श्रीलंका और भूटान में इनकी हिस्सेदारी में वृद्धि दिखाई गई है। ठीक है, तो जो गैर मुस्लिम देश हैं उसमें श्रीलंका और भूटान में बहुसंख्यक की आबादी बढ़ी है, लेकिन म्यांमार, भारत, नेपाल में बहुसंख्यक धार्मिक संप्रदाय की हिस्सेदारी में घटाव हुआ है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और उसको अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है आपका? तीसरा पॉइंट आपका है धार्मिक नागरिकता नियम 2024, नागरिकता नियम 2024। ठीक है,
तो वर्ष 2019 में धार्मिक उत्पीड़न या ऐसे उत्पीड़न के डर के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से पलायन कर भारत में आए अल्पसंख्यक समुदाय जिसमें हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई शामिल हैं, भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को संसद में पेश किया गया। इसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन का प्रावधान किया गया। 11 दिसंबर 2019 को संसद ने यह विधेयक को पारित कर दिया। ठीक है, तत्पश्चात राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 12 दिसंबर 2019 को इस विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दी, जिसके बाद यह विधेयक नागरिकता अधिनियम 2019 के नाम से जाना जाने लगा। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के नाम से जाने लगा। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा घोषणा की गई कि 10 जनवरी 2020 से यह अधिनियम लागू हो जाएगा। 10 जनवरी 2020 से, परंतु नियमों के अभाव के नियम में अधिसूचित नहीं किया जा सका। ठीक है, तो गृह मंत्री ने घोषणा की कि 10 जनवरी से लागू हो जाएगा, लेकिन लागू नहीं हो पाया क्योंकि इसके नियम नहीं बन पाए थे। ठीक है, अब क्या हुआ, इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को नागरिकता संशोधन नियम 2024 सिटीजनशिप अमेंडमेंट रूल्स 2024 को राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित किया है, जो 2019 के में संसद द्वारा पारित नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के कार्यान्वयन में सक्षम होगा। ठीक है, तो जो नागरिकता संशोधन नियम है, वो जो नागरिकता संशोधन विधेयक था, अधिनियम था, उसके कार्यान्वयन के लिए इसको बनाया गया। तो कब लागू किया गया है? 11 मार्च 2024 को इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भारत आए हजारों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन को, पारसियों को, ईसाइयों को प्रवासी लाभ होगा। 31 दिसंबर 2014 तक भारत में प्रवेश कर चुके भारत के नागरिकता चाहते हैं तो इनको मिल सकता है। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 के पहले 31 दिसंबर 2014। ठीक है, भारतीय नागरिकता के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आवेदकों को अपने मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तारीख, संविधान की 8वीं अनुसूची के निर्दिष्ट भारत के एक भारतीय भाषा का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको नागरिकता लेना है 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर आप आए हैं और अल्पसंख्यक, तो क्या क्या देना होगा? अपना मूल देश, कहाँ से भाग क्या है, कौन से धर्म के, आपको बताना पड़ेगा। भारत में प्रवेश की तारीख क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची का में से एक भाषा का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, नागरिकता संशोधन नियम 2019 का उद्देश्य प्रवासियों के लक्षित समूह को नागरिकता देना था, भले उनके पास नागरिकता अधिनियम 1995 के अनुसार वैध यात्रा दस्तावेज न हो। केंद्रीय मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन नियम 2019 के तहत नागरिकता संबंधित आवेदनों को संसाधित करने का काम केंद्र सरकार के डाक विभाग, जनगणना, रेलवे और NIC के अधिकारियों को सौंपा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिबांग बहुउद्देशीय जल परियोजना, दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना। तो दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना जल विद्युत सह बाढ़ नियंत्रण योजना है। ठीक है, तो ये क्या है? जल विद्युत सह बाढ़ नियंत्रण योजना भी है। ठीक है, तो मतलब कि जल विद्युत परियोजना भी है और इससे बाढ़ को भी नियंत्रण किया जा सकता है। इसकी क्षमता कितनी है? 2880 मेगावाट की, 2800 मेगावाट की, मतलब कि 2880 मेगावाट की कुल क्षमता है, मतलब 240 मेगावाट के इसमें 12 संयंत्र लगाए गए हैं। इस परियोजना का निर्माण अरुणाचल प्रदेश के निचली दिबांग घाटी में जिले में स्थित मुनली गांव के निकट किया गया है। ठीक है, तो निचली दिबांग घाटी जिले में स्थित मुनली गांव में किया गया है इस परियोजना का निर्माण। ठीक है, तो निचली दिबांग घाटी में मुनली गांव में किया गया। इस परियोजना का निर्माण दिबांग नदी में किया गया। परियोजना का निर्माण क्या किया गया? दिबांग नदी में किया गया है। ठीक है, जिसका उद्गम 5000 मीटर की ऊंचाई तिब्बत सीमा के निकट हिमालय के बर्फ से ढके दक्षिण भाग से हुआ है। ठीक है, तो दिबांग नदी पे हुआ, निचली दिबांग घाटी जिले में हुआ, मुंडली गांव के पास हुआ है। ठीक है, तो उसका दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना का आधारशिला रखा था। ठीक है, तो 9 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका आधारशिला रखा है। ठीक है, इस परियोजना का विकास NHPC लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इसका विकास किसे कौन करेगा? विकास NHPC लिमिटेड करेगा। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना 31,875 करोड़ रुपए के अधिक की लागत लगेगी। तो 31,875 करोड़ की लागत लगेगी। इस परियोजना के साथ 278 मीटर ऊंचे बांध का निर्माण प्रस्तावित है, जो भारत का सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा। ठीक है, तो जो भारत का सबसे ऊंचा 278 मीटर का कंक्रीट ग्रेविटी बांध होगा, सबसे ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध कहाँ पे होगा? ये दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना पे बनाया जाएगा। ठीक है, 278 मीटर ऊंचा। ठीक है, इस बांध का निर्माण रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक द्वारा किया जाएगा। इस बांध का निर्माण रोलर
कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तकनीक से किया जाएगा। यह विश्व का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध होगा, ठीक है। तो यह विश्व का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध होगा। अभी आपको याद रखना कि विश्व का सबसे ऊंचा आरसीसी बांध कौन होगा, तो दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना होगी, ठीक है। ठीक है, यह इस बात का लक्ष्य चरम पर 1 महीने में 5 लाख क्यूबिक मीटर से अधिक जल का संग्रहण करना, और ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला बांध होगा। तो 5 लाख क्यूबिक मीटर यह जल का संग्रहण कर सकता है, अगर मतलब अपनी चरम सीमा तक यह भर जाए तो, ठीक है। इस परियोजना की तैनाती फरवरी 1932 तक हो जाएगी, ठीक है। तो फरवरी 2032 तक यह प्रस्तावित है, मतलब बन के तैयार हो जाएगा फरवरी 2032 तक यह परियोजना तैयार हो जाएगी। दिबांग बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन तो होगा ही, यह परियोजना बाढ़ नियंत्रण में सहायक होगी। इस परियोजना के माध्यम से 11,203 मिलियन यूनिट जल विद्युत का उत्पादन होगा। इस परियोजना से स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा प्राप्त होगी, जिसे उत्तरी ग्रिड को प्रेषित किया जाएगा। इस परियोजना यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए 12% मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। साथ ही साथ स्थानीय क्षेत्र के विकास निधि के लिए अतिरिक्त 1% मुफ्त बिजली प्रदान करेगी, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश के लिए 12% बिजली देगी, जो भी बिजली उत्पादन होगा उसका 12% बिजली अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए देगी, और 1% मुफ्त बिजली मतलब कि वहाँ का जो निधि है, स्थानीय क्षेत्र का निधि है, उसके लिए 1% मुफ्त बिजली प्रदान करेगी यह परियोजना, ठीक है, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, सिद्रापुंग जल विद्युत परियोजना भारत का सबसे बड़ा पुराना जल विद्युत स्टेशन है। तो सिद्रापुंग जल विद्युत स्टेशन भारत का सबसे पुराना जल स्टेशन है। यह जल विद्युत स्टेशन 10 दिसंबर 1897 को तैनात किया गया था। 10 दिसंबर 1857 को बना था, 97 को। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित है। इसकी क्षमता कितनी है, तो स्थापित क्षमता के संदर्भ में विश्व का सबसे बड़ा संचालित जल विद्युत संयंत्र चीन में 3 गार्जेस संयंत्र, जिसकी क्षमता 22.5 गीगावाट का है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो संयंत्र है वो चीन में है, 3 गार्जेस संयंत्र, जिसका क्षमता कितना है, 22.5 गीगावाट का है, ठीक है। तो आज की क्लास के आपके ये 4 पॉइंट जो थे उसको अच्छे से मैंने मतलब आपको डिस्क्राइब कर दिया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो अंडरलाइंड है, आप उसको आप पढ़ सकते हैं, तो आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप जाए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अपना सजेशन दे सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखेंगे, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर कमेंट बॉक्स में नहीं मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे आप जाके देख लेंगे जो हमारा यूट्यूब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन है चैनल का, वहाँ पे जाके देख लेंगे कि सारे हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दिए होंगे, चाहे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सबके लिंक वहाँ पे दिए गए हैं। आप वहाँ पे जाके सबको फॉलो कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े रहेंगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है सर्वप्रथम यूट्यूब से नहीं, वहाँ पे ही दिया जाता है, उसके बाद यूट्यूब पे वीडियो बनाया जाता है, ठीक है। आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं, आई दृष्टि करके हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। हमारा एक इनिशिएटिव बहुत चल रहा है करंट अफेयर का, जो मंथली मैगजीन का है क्रॉनिकल का, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ क्रॉनिकल मैगजीन 2024 के नाम से, तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जुलाई, अगस्त और सितंबर का मैगजीन वहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।